दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होगा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के पहला पाठ का भाग 3 पर है। जो पहला पाठ है क्या, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। इसका 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कराया है। 2 पार्टों में मैंने बताया है कि ठोसों के प्रकार क्या होते हैं और क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमने वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में बताया हुआ था। क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार मैंने बता दिया है। बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोसों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक, उसमें उपस्थित जो कण होते हैं उनमें बंधन बलों के आधार पर, मतलब क्या, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके कण आपस में बंधन बलों द्वारा जुड़े होते हैं और उसके आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और सॉलिड। दूसरे को कहा जाता है आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल। तीसरे को कहा जाता है सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस और चौथे को कहा जाता है क्या, धात्विक ठोस। ये बात हमने भाग 2 तक कंप्लीट कर लिया। इस भाग में जो है हम जानेंगे उसके दूसरे भाग की, यानी कि ज्यामितीय के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों की अपनी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और यही मुख्य है इसी को समझना, और खूब अच्छे से हम इस क्लास में उसको समझाने वाले हैं। और यहाँ से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा कि आप समझ नहीं पाए, क्योंकि ये जो ठोस अवस्था है बहुत सारे जगहों पे अधिकांश टीचर क्या करते हैं कि इस लेसन को छोड़ देते हैं और दूसरे लेसन से पढ़ाना शुरू कर देते हैं विलयन से। ऐसा क्यों, अपने से भी समझना है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लेसन है और इसमें जो है समझाने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो हम इस वीडियो में जो है आपको वादा करते हैं कि पूरा डिटेल्स में ठोसों की, क्रिस्टलों की ज्यामितीय आकृति के बारे में हम समझाएंगे और आप खूब अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं यह सेशन, यह वीडियो जो क्या है, ठोस अवस्था का पार्ट 3। ठोस अवस्था का पार्ट 3। इससे पहले आप एक काम कर दीजिएगा, आप जो है हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम जानते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहला आज का हेडिंग होगा इकाई सेल यानी कि एकक कोशिका या यूनिट सेल। क्या, इकाई सेल। इकाई सेल, इसी को कहा जाता है एकक कोशिका। एकक कोशिका, और इसी को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल ये है क्या, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा बता देते हैं और उसके बाद से इसको हम समझाएंगे। तो क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर जालक का निर्माण होता है। क्या, तो क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है।
क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं? तो इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल कहा जाता है। क्या मतलब कि किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है इकाई सेल या एकक कोशिका। मान लेते हैं कि हम जिस कमरे में हैं इसकी दीवार जो है क्या है? क्रिस्टल जालक है। कमरे की जो दीवार है वो क्या है? क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक। तो दीवार का ईंट क्या हुआ? दीवार का ईंट क्या हुआ? दीवार की इकाई ईंट होता है। और क्रिस्टल जालक की इकाई क्या होता है? इकाई सेल या एकक कोशिका होता है। तो कह सकते हैं कि जो ईंट है किस रूप में है? तो यूनिट सेल के रूप में। किसके रूप में है? यूनिट सेल के रूप में है। तो इसी तरह से ठोस पदार्थ बहुत सारे क्रिस्टलों से बने होते हैं, बहुत से क्रिस्टलों से बने होते हैं। और ये जो क्रिस्टलों का पूरा समूह होता है एक ठोस में, उसकी संरचना कहलाती है क्या? क्रिस्टल जालक। उसकी संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। और इसकी इकाई क्या होती है? तो यूनिट सेल होती हैं, यानी कि इकाई सेल या एकक कोशिका होती है। इकाई सेल या एकक कोशिका। तो जिस तरह से एक दीवार की इकाई ईंट होती है उसी तरह से क्रिस्टल जालक की इकाई यूनिट सेल होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इकाई सेल यानी कि एकक कोशिका समझ में आया होगा। आगे के जो भी ये वीडियो है उसको ध्यान से देखना है और यहीं पे आपका इस लेसन का सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम जान लेते हैं इकाई सेल के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? तो इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से इकाई सेल को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है मूल इकाई सेल, एक को कहते हैं क्या? तो मूल इकाई सेल। मूल इकाई सेल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें इस यूनिट सेल से संबंधित बहुत सारे पोर्शनों को समझाना है। तो इसको जो है ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ नोट्स बनाइए और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। और यदि आप क्लास 12 का केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो हम आपको वादा करते हैं कि आप जो है 85+ से अधिक स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला, इकाई सेल के प्रकार में दो प्रकार होता है। एक है मूल इकाई सेल। मूल इकाई सेल इसको कहा जाता है इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट सेल। क्या? फंडामेंटल यूनिट सेल। और दूसरा होता है सरल इकाई सेल। दूसरा होता है क्या? तो सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेंटरेटेड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो दो तरह के, एक मिनट, ये सरल नहीं है, ये केंद्रीय है, केंद्रीय। तो दो तरह के इकाई सेल होते हैं, एक को कहा जाता है मूल इकाई सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट सेल, और दूसरे को कहा जाता है केंद्रीय इकाई सेल यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। मूल को फिर से एक भागों में बांटा गया है, जो क्या है, सरल इकाई घनीय सेल। क्या है इसका भाग, तो सरल इकाई घनीय सेल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एक और नाम होता है क्या, प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को हम कह सकते हैं क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसी को कहा जाता है पी टाइप सेल, पी टाइप सेल। तो मूल इकाई सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट सेल का एक प्रकार है क्या, सरल इकाई घनीय सेल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या पी टाइप सेल। यदि शॉर्ट में कहीं भी यहाँ पे आ जाए पी टाइप सेल, तो बात हो रहा है किसका, मूल इकाई सेल का, सरल इकाई घनीय सेल के बारे में। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे भी हम नाम याद करवा रहे हैं। इसके बाद से जो है इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, स्ट्रक्चर के साथ, संरचना के साथ। तो दूसरा है क्या, केंद्रीय इकाई सेल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको जो है फिर से तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है काय केंद्रित घनीय सेल, दूसरे को कहा जाता है फलक केंद्रीय घनीय सेल, और तीसरे को कहा जाता है अंतः केंद्रीय घनीय सेल। तो इसको जो है फिर से तीन भागों में बांटा गया है, फिर से जो है इसको तीन भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं काय केंद्रित घनीय सेल, काय केंद्रित घनीय सेल। काय केंद्रित घनीय सेल, जहाँ हिंदी लिखना है वहाँ इंग्लिश, और जहाँ पे इंग्लिश लिखना है वहाँ पे हिंदी चलता है कभी कभी। काय केंद्रित घनीय सेल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है BCC। इसी का शॉर्ट नेम है BCC, और इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो इसका जो शॉर्ट नेम है वह है SCC। ये वाला सरल इकाई घनीय सेल का शॉर्ट नेम है SCC कह लीजिए, पी टाइप सेल कह लीजिए, या सिंपल क्यूबिक क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कह लीजिए। ये सरल इकाई घनीय सेल है। केंद्रीय इकाई घनीय सेल को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें का पहला है क्या, केंद्रीय घनीय सेल, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या, BCC। और दूसरा है क्या, दूसरा क्या होगा, तो ये हो गया काय केंद्रित। आगे है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय सेल, घनीय सेल। और इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है फेस सेंटर्ड, आ रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और
इसको शॉर्ट में कहा जाता है FCC। इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या? FCC। दूसरा आ गया फलक केंद्रित घनीय सेल, और तीसरा है क्या? अंतः केंद्रीय घनीय सेल। अंतः केंद्रीय घनीय सेल, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या? ECC। तो मुख्य रूप से केंद्रीय इकाई सेल यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 प्रकार की होती हैं: काय केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल और अंतः केंद्रीय घनीय सेल, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट यानी कि BCC। सेकेंड होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि FCC, और थर्ड होगा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि ECC। आप जो है बस यहाँ भी इसका नाम याद रखिए। अभी हमने इसका वर्गीकरण किया, इसके प्रकारों के बारे में बताया, इसके नाम के बारे में बताया। ये सभी के नाम और संरचना आगे आने वाले हैं, तो इसको जो है याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इकाई सेल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया: मूल इकाई सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट सेल, इसका एक पार्ट है सरल इकाई घनीय सेल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे SCC। जहाँ पर भी SCC आ जाए वो इसी से संबंधित है, सरल इकाई घनीय सेल से। इसका एक और नाम होता है P टाइप सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं, केंद्रीय इकाई सेल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है यानी कि यह 3 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है काय केंद्रित घनीय सेल, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में बोला जाता है BCC। सेकेंड होगा फलक केंद्रीय घनीय सेल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका शॉर्ट नेम है क्या? FCC। ये हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद आगे शॉर्ट नेम ही यूज होगा, आगे जो है इसका शॉर्ट ही नेम यूज होगा, तो इसलिए बार बार कर रहे हैं कि इसका नाम याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इसलिए इसको हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हम यहाँ पे समय बर्बाद कर, ऐसा बात नहीं है। आप जाने रहिए, याद किए रहिए, कभी मत भूलिए। एग्जामिनेशन में आप इस अध्याय से बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तीसरा है इसका अंतः केंद्रीय घनीय सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में कहेंगे क्या? ECC। तो इतना याद रखिए। अब हम आगे बताते हैं। सबसे पहले जो है इनको डिटेल्स में जानने से पहले कुछ 2-3 बातों को और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसके बाद से इसको जो है एक एक करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा क्या? उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, तो इसको मिटाते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आप ही की तरह और लोगों को भी भला हो सके, यानी कि और लोग भी इसका लाभ ले सके। आपके एक शेयर से और लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे तैयारी की खोज में हैं। कौन सा ऐसा चैनल मिल जाए, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ से कि क्या करें, उनकी तैयारी अच्छी से हो सके, सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा सामाजिक हित में भी काम कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उन लोगों का भी भला हो। तो शुरू कर रहे हैं अगला इसका टॉपिक जो है क्या? उपसहसंयोजक संख्या
इसी को बोला जाता है समन्वयक संख्या। क्या? उपसह संयोजक संख्या। इसी को कहते हैं क्या? समन्वयक संख्या। समन्वयक संख्या। और इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये है क्या? उपसह संयोजन संख्या को जान लेते हैं। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो क्रिस्टल होते हैं यानी कि अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे से हमने बताया है कि अवयवी कण जो होते हैं परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो उनके परमाणु अणु या आयन एक निश्चित स्थिति में होते हैं, उनकी अपनी एक निश्चित व्यवस्था होती है। यदि हम उस परमाणु अणु या आयन को गोला मान लें, क्या? गोला, ठीक। गोला आपको बनाना पड़ेगा और सभी गोलों को जो है प्रयास कीजिएगा कि एक समान बने, एक समान बने, ठीक। तो यदि हम क्या करें कि उन अवयवी कणों को गोला मान लें और ये मान लें कि ये जो अवयवी कण है एक दूसरे के ऊपर स्थित है, प्रत्येक गोला एक दूसरे के ऊपर है। क्या है? प्रत्येक गोला जो है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया गया है। एकदम बराबर गोला बनाने का प्रयास करना है, एक जैसा। तो इसका अपना केंद्र होता है, प्रत्येक कण का अपना क्या होता है? तो एक केंद्र होता है। प्रत्येक गोला का अपना एक क्या होता है? तो केंद्र होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक कण जितने अन्य कणों से घिरे होते हैं वही कहलाता है उस क्रिस्टल का या उसका सहसंयोजक, उपसहसंयोजक संख्या यानी कि समन्वय संख्या, समन्वयक संख्या। जैसे कि देखिए ये गोला हम ले रहे हैं, इस गोले को देख रहे हैं कि और कितने गोले टच करें, इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं इस गोले के। तो इसके जो पड़ोसी हैं वह एक ये टच कर रहा है, ये वाला गोला, दूसरा ये वाला गोला टच कर रहा है, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस गोले को जो है ये 4 गोले जो है टच कर रहे हैं। तो कहेंगे कि इसका समन्वयक यानी कि उपसहसंयोजन संख्या कितना है? तो 4 है। इसका समन्वयक संख्या कितना है? तो 4 है। उसी तरह से यदि ये एक छोर पे है, एक इंड पे है यह गोला और इसकी समन्वयक संख्या हमें पता करनी है, तो क्या करेंगे? इसके बारे में देख रहे हैं कि ये कितने गोले इसको टच कर रहे हैं, एक ये वाला कर रहा है, एक ये गोला और एक ये, यानी कि इनके केंद्रों को हम मिलाएंगे तो 3 गोला जो है इसको टच कर रहे हैं, 1 2 और 3। तो कहेंगे इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? संयोजक संख्या। तो इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या है वह 3 है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है वही संख्या उसकी उपसह संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? तो किसी क्रिस्टल में एक कण क्या होगा? परमाणु, अणु या आयन होगा।
तो किसी क्रिस्टल में एक कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन जितने अन्य कणों से घिरा होता है वही उसकी क्या कहलाती है? वही संख्या उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या मतलब? एक कण जितने अन्य कणों से घिरा होता है वही उसकी क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। फिर से यदि हम इन गोलों की स्थिति को बदल दें, चेंज कर दें इन गोलों की स्थिति को, ये गोले ऐसे थे, अब ये जो गोले हैं इस तरह से बनाएं, कि इसके गड्ढे में जो है गोला है, एक व्यवस्थित गोला है, दूसरा इसके गड्ढे में जो है क्या आ जाए? गोला आ जाए। इस तरह से हम व्यवस्थित करें। तो कई तरह से जो कण होते हैं वो ठोसों में व्यवस्थित होते हैं। तो देख लेते हैं, इन सभी का अपना केंद्र होगा, और इसमें जो है एक गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इस गोले को देख रहे हैं कितने गोलों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है कुल मिलाकर के 6 गोलों से ये गोला घिरा हुआ है। तो कहेंगे इसकी उपसहसंयोजक संख्या, सहसंयोजक संख्या कितनी है? तो 6 है। सबसे पहली बात कि हमें ये जानना जरूरी है कि एक क्रिस्टलीय संरचना में एक क्रिस्टल अन्य कितने क्रिस्टलों से, कणों से घिरा हुआ है, और वही संख्या जो है उसकी कहलाती है समन्वयक संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। यहाँ पे आप उपसहसंयोजक संख्या के बारे में जान गए, इसको जानना जरूरी है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि उपसहसंयोजक संख्या की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं। अब जो है आगे हैं क्या? संकुल गुणांक या संकुलन भाजक। अगला, अभी हम यूनिट सेल के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यूनिट सेल के प्रकार पूरा बाकी है, उसको आगे हम बताएंगे। उसके पहले हमने बताया था कि कुछ बातों को यदि हम जान लेंगे तो यूनिट सेल पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमने एक बताया क्या? उपसहसंयोजन संख्या, और अगला जो टॉपिक है इसका क्या? संकुल गुणांक या संकुलन प्रभाज। संकुल गुणांक या संकुलन प्रभाज। संकुल गुणांक या संकुलन प्रभाज, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है पीसी। क्या? पीसी। याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है पीई। पीसी नहीं, पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। ये है क्या? तो फिर से हमें गोला बनाना होगा इसको समझने के लिए। इसे समझने के लिए फिर से हमें गोला बनाना होता है। तो बना लेते हैं बहुत ही अच्छा गोला। बताए हैं कि ये गोला क्या है? गोला ये क्या है? तो क्रिस्टल में अवयवी कण है या अपरमाणविक अवयवी कण है, यानी कि परमाणु, अणु या
आयन है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे गोले बना लिए, यानी कि परमाणुओं को क्रिस्टल में दर्शा दिए, दिखा दिए, ठीक ना। यहाँ पे हमें जो है इन्हीं गोलों को क्या कहना है, अपरमाणविक कण। इन्हीं को क्या कहना है, अपरमाणविक कण। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या समझना है, संकुल गुणांक या संकुल प्रभाज। तो किसी भी ठोस में सारा भाग कणों से ही नहीं घिरा होता है, उसमें कुछ रिक्त स्थान भी होता है। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है। क्या मतलब कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में सारा भाग परमाणुओं से नहीं घिरा होता है, उसमें रिक्त स्थान भी होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है। और उन रिक्त स्थान की बात किया जाए, पूरे ठोस का आयतन का बात किया जाए, तो उनके कणों की संख्या और रिक्त स्थान के आयतनों का योग किया जाएगा, वही क्या होगा, उसका पूरा आयतन होगा। तो ठोस का आयतन जान लेते हैं सबसे पहले। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर होता है ठोस में उपस्थित अपरमाणविक कणों की, अवयवी कणों की संख्या प्लस उसमें उपस्थित रिक्त स्थान का आयतन। तो लिख सकते हैं संघटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन, संघटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन प्लस क्या, उसमें उपस्थित रिक्त स्थान का आयतन, यानी कि रिक्त स्थान का आयतन, रिक्त स्थान का आयतन, रिक्त स्थान का आयतन। तो ये क्या है, ठोस का आयतन है। ये हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ठोस का पूरा भाग कणों द्वारा नहीं घिरा होता है, उसमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान अवश्य होता है। तो पूरे ठोस का आयतन हमें निकालना है, तो संघटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन और प्लस रिक्त स्थान का आयतन, ये क्या होगा, पूरे ठोस का आयतन होगा। तब हम जान लेते हैं संकुल प्रभाज के बारे में। क्या, तो संकुल प्रभाज ये है क्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं संकुल प्रभाज। संकुल प्रभाज बराबर होता है एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन। एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और पूरे का बटा में हो जाएगा क्या, तो एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल का कुल आयतन। क्या मतलब, संकुल प्रभाज क्या होगा, तो एकक सेल का जितना आयतन होगा, जितना भी आयतन होगा उसमें वह कितने परमाणुओं द्वारा घिरा है। कह सकते हैं कि संकुल प्रभाज की परिभाषा में कि एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और एकक सेल का कुल आयतन का अनुपात ही क्या है, संकुल प्रभाज है। क्या है, तो संकुल प्रभाज है। अब आगे हम जान लेते हैं संकुलन परमाणु के लिए फार्मूला। यही संकुलन परमाणु के लिए फार्मूला। क्या, तो
संकुलन परमाणु के लिए फार्मूला जानिए इसके बारे में। संकुलन परमाणु के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए होता है पीई, मतलब क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। पीई यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई r³ बटे में V, और V का अर्थ होता है क्या? क्रिस्टल या एकक सेल का कुल आयतन। क्रिस्टल या एकक सेल का कुल आयतन। अभी इसको हम स्पष्ट कर देते हैं क्या? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम क्रिस्टल को गोला मान रहे हैं, इसका कुछ न कुछ केंद्र होगा। गोला है तो उसका केंद्र होगा ना, तो केंद्र होगा तो उसकी अपनी त्रिज्या होगी। त्रिज्या को r मान लेते हैं। क्या? त्रिज्या को r। और यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने गोले का आयतन का फार्मूला पढ़ा होगा। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। ये फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है गोले का आयतन। यहाँ पे Z है क्या? तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या है। क्या है? एकक सेल के प्रभावी परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे Z है क्या? तो एकक सेल के प्रभावी परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या है ये Z क्या है? तो एकक सेल के प्रभावी परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पे सब हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेल का। अभी यूनिट सेल बता नहीं रहे हैं, इसमें जो है हम ये जान लेंगे कि क्या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, नहीं कि Z की संख्या कितनी होती है। तो हमने एक सेल बताया था SCC। SCC में Z बराबर 1 होता है, यानी कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। उसके बाद से BCC में Z बराबर होता है कितना? 2। उसके बाद से FCC बताया था, FCC इसमें Z बराबर होता है 4। Z बराबर 4। और उसके बाद से ECC बताया हुआ था, और इसमें जो है Z बराबर होता है कितना? 4। ये संख्या याद रखना है। एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या है ये। SCC में एक यूनिट सेल में Z बराबर 1, यानी कि एकक सेल के प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी? 1। उसी तरह से BCC में 2, FCC में 4 और ECC में भी 4। ये हमेशा याद रखने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रभावी परमाणुओं की संख्या बताए। प्रभावी परमाणुओं की संख्या को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। प्रभावी परमाणुओं की संख्या है क्या? तो एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? Z कहते हैं, यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या कहते हैं। ये इसके क्या है? परिभाषा है। अब जो है हम यहाँ पे एक यूनिट सेल को बता रहे हैं, जो क्या होगा? पहला, जिसको कि कहा जाता है मूल इकाई सेल। क्या? यूनिट सेल, जिसको कि हमने पीछे छोड़ा हुआ था। उससे पहले कुछ मुख्य बातें बता रहे थे। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो है इसका यूज है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल है, उसको भी हल करवाया जाएगा। तो ये आप जाने, इसको याद रखिए। आगे इसका प्रयोग हम बताएंगे कहाँ पे क्या करना है
और किस न्यूमेरिकल में जो है ये फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो एक हम वहाँ पे यूनिट सेल लेते हैं जो क्या है, मूल इकाई सेल। मूल इकाई सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट सेल। फंडामेंटल यूनिट सेल। और इसका एक ही भाग होता है जो क्या होता है, एससीसी, या इसी को कहते हैं हम क्या, पी टाइप सेल, या इसी को कहते हैं क्या, मूल इकाई क्या कहते हैं, मूल इकाई नहीं, सरल इकाई घनीय सेल। सरल इकाई घनीय सेल, इसका एक और नाम है क्या, एससीसी कह लीजिए या पी टाइप कर लीजिए, पी टाइप। तो यहाँ पे इसके बारे में हम जानेंगे क्या, तो सरल इकाई घनीय सेल के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम घनीय के बारे में समझ लेते हैं, घन क्या होता है। घन यानी कि घनीय, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक। क्या, तो क्यूबिक। तो घन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोणों पर 90 अंश का कोण बनता हो, उसी को क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि वे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उनका अंतरकाशीय कोण जो है 90 अंश का हो, उसी को घन कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि मान लेते हैं भुजा 3 है, ए बी सी, तो भुजाएं बराबर होगी, ए बराबर बी बराबर सी, और उसके मध्य जो कोण बनेंगे अल्फा बीटा गामा, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये क्या है, तो भुजा है, और ये क्या है, तो अंतरा आकाशीय कोण है। अंतरा आकाशीय कोण, अंतरा आकाशीय कोण है। तो यहाँ पे आप ये जाने सरल इकाई घनीय सेल के बारे में या घन के बारे में जाने कि घन में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं जो होती हैं सेम होती है। इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, आपको जो है बनाना पड़ेगा एक साथ। ये जा रहा है सही, हाँ ठीक। यहाँ पे हमने एक घन का संरचना बनाया, एक घन का संरचना यहाँ पे बनाया हुआ है। एक घन की संरचना जो है त्रिविमीय होती है, यानी कि 3D, यानी कि त्रिविमीय संरचना होती है घन की, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी घन का होता है। ठीक, तो ये जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर लिया जाता है। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, और ये जो है जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे हमने ये स्पष्ट कर लिया। उसके बाद से जान लेते हैं कि इसकी जो भुजाएं क्या हैं। तो x ये इसका केंद्र है, ये इसका मूल बिंदु है, और x और z के बीच, x और y के बीच जो भुजा होती है उसको कहा जाता है क्या, ये भुजा। ये कौन सी भुजा है, तो ये भुजा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर से इसी को हम यूज कर रहे हैं, ये भुजा है। उसके बाद से जो y और z के बीच, जो y के बीच केंद्र से जो भुजा आती है, इसको जो है
इसकी दूरी को जो है बी भुजा कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आती है इसको सी भुजा कहा जाता है। उसी तरह से यदि x और z के बीच, x और z के बीच जो कोण बनता है उसको जो है गामा कोण कहा जाता है, और z और y के बीच जो कोण बनता है उसको जो है बीटा कोण कहा जाता है, और y और x के बीच जो कोण बनता है उसको जो है अल्फा कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने त्रिविमीय संरचना बनाया, और इसको हमेशा बनाना है, आगे हमेशा बनाना पड़ेगा। ये जानने के लिए क्या मतलब कि यहाँ पे जो है एक घन की संरचना है जिसकी 3 भुजाएं दिखा दी, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसके बीच 3 कोण दिखाया अल्फा, बीटा और गामा, उस पर जो है 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे हम जान लेते हैं कि इसकी और थोड़ा आगे क्या होता है उसके बारे में। मिटाते हैं पहले। आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलना है, जहाँ पे समझ में ना एक कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। फिर से हम उसी घन की संरचना यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जो हमने घन बना करके उसके कोण और भुजाएं बताया था, उसी घन को हम फिर से एक बार यहाँ पे बना लिए। ये क्या है? तो त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना है। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि इसमें कोने क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती हैं और केंद्र क्या होते हैं। तो किसी भी संरचना का अपना एक केंद्र होता है। हम मान लेते हैं जिस रूम में है, यही क्या है? एक त्रिविमीय संरचना, एक घन है। घन ही तो है ना रूम, एक रूम जो है घन है। बीच में, रूम के बीच में क्या होता है? पंखा होता है, टंगा होता है बीच में, एक ही पंखा होता है जो कहीं ना कहीं बीच में ही लगा होता है। तो उसी को हम मान लेते हैं क्या? केंद्र मान लेते हैं। तो ये इसका बीच है और ये इसका क्या है? तो केंद्र है। क्या? केंद्र। तो एक रूम में एक ही केंद्र होगा ना, एक रूम में एक ही केंद्र होगा। तो इसका मतलब है कि एक एकक सेल में केंद्र की संख्या कितनी होती है? केंद्र की संख्या जो होती है वह 1 होता है। एक एकक सेल में केंद्र की संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। अब बात कर लेते हैं भुजाओं का, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोनों का। तो एक एकक सेल में 8 कोने होते हैं। जैसे कि रूम का कोना देख लीजिए, एक कमरे में कितने कोने हैं आप गिन लीजिए, कितना आएगा? 8। उसी तरह से जो है एक घन में, एक एकक सेल में 8 कोने होते हैं। थोड़ा सा और हम स्पष्ट करते हैं। ये जो है किताब, देखिए ये भी तो एक प्रकार का क्या है? घन ही है ना, एक घन ही है। तो देख लीजिए एक रूम टाइप की है, और यहाँ पे 8 कोने देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 और फिर से इधर 5 6 7 और 8। कितने हुए? 8 हुए। तो यहाँ पे जो है कोने जो होते हैं 8 होते हैं। एक यहाँ पे कोना होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 हुए। फिर यहाँ पर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या है? तो कोने हैं। और कोनों की संख्या कितनी होती हैं? कोनों की संख्या होती हैं 8। अब जान लेते हैं इसका फलक। फलक क्या होता है? तो देखिए जो रूम की दीवार है, ये साइड देखिए, ये जो है किताब है, और ये जो साइड है ये इसका फलक है। ठीक इसके सेम सामने वाला दूसरा फलक हो जाएगा, दूसरा फलक हो जाएगा। 2 फलक हुआ, ये एक फलक हुआ,
3 और एक हुआ 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6, यानी कि कितने फलक होते हैं तो 6। तो ये वाला भाग क्या है, फलक है। ये वाला जो भाग होगा वह फलक होगा। ये वाला भाग क्या है तो फलक। फिर इसके सामने वाला ये एक फलक हो जाएगा, फिर इस साइड वाला एक फलक, इस साइड वाला एक, ये और एक फिर इसके पीछे वाला, कुल मिलाकर के कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। तो ये क्या है तो फलक है। और फलकों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या होती है 6। एक यूनिट सेल में एक घने में फलकों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। अब जो है क्या क्या हो गया, केंद्र हो गया, कोना हो गया, फलक हो गया, एक और छूट रहा है क्या, भुजाएं। क्या भुजाएं, कितनी भुजाएं होती हैं तो किसी घन की भुजा क्या है, किसी घन की भुजा क्या है तो दो कोनों को मिलाने वाली ही तो भुजा है ना। इसको और इसको मिलाएंगे तो एक भुजा हो जाएगा, इसी तरह से इसी को इसको मिलाएंगे तो एक भुजा हो जाएगा। और भुजा की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है तो एक घन में भुजाओं की संख्या होती हैं 12। यहाँ पे एक परमाणु रख दिया जाए, यहाँ पे एक परमाणु रख दिया जाए, इस तरह से भुजाएं जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी तो 12 हो जाएगी। कहने का क्या मतलब कि किसी भी एकक सेल में केंद्र में एक परमाणु होता है, एक अणु होता है, उसके बाद से उसके फलक पर परमाणु हो सकते हैं, उसके बाद से उसके कोनों पर परमाणु होते हैं, और उसके बाद से उसकी भुजाओं पर परमाणु होते हैं। तो मुख्य रूप से एक एकक सेल में एक केंद्र होता है, 8 कोने होते हैं, फलकों की संख्या 6 और भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाओं की संख्या जो है होती है 12। ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना। अब देखिए ये जो केंद्र होता है परमाणु की संख्या बनाने में 100% योगदान देता है। मतलब कि यहाँ पर एक परमाणु निश्चित होता है, एक परमाणु क्या होता है तो निश्चित होता है। तो योगदान की बात कर रहे हैं, सबसे पहले केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 100% होता है। केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है तो 100%, यानी कि वहाँ पर एक परमाणु होता है। कितना परमाणु तो एक परमाणु। उसके बाद से फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान कितना होता है, किसका, फलक पर। फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है। तो देखिए फलकों की संख्या कितनी बताई गई, फलकों की संख्या 6 बताई गई, और फलकों की संख्या जो है 6 बताई गई, और एक फलक पर एक इस साइड वाला भाग और एक इस साइड वाला, 2 भाग मिल करके एक परमाणु बनाएंगे, यानी कि एक फलक का जो योगदान होगा वो 50% का होगा, यानी कि 1/2 का योगदान होगा। कितने का तो 1/2 का। अब बात कर लेते हैं किसका, तो भुजा पर। किस पर तो भुजाओं पर परमाणुओं का योगदान क्या होता है। यदि भुजा पर परमाणु है तो उसका योगदान कितना होगा, तो भुजा केंद्र पर स्थित परमाणु का योगदान, भुजा केंद्र पर स्थित परमाणु का योगदान कितना होगा, तो इसका होता है 25%। 25% केंद्र पर। इस पर जो है क्या मतलब 8 कोने होते हैं, कितना 8 कोने होते हैं, और एक कोने का 8 कोने कर रहे हैं, भुजाओं की संख्या होती है कितनी 12 भुजाएं, और एक भुजा का 25% योगदान ही
होता है एक परमाणु या एक कण को बनाने के लिए कितना 25%, यानी कि कह सकते हैं 1/4। कितना 1/4। उसके बाद से क्या बच रहा है कि कोना बच रहा है। क्या कोना, तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का जो योगदान होता है वो 1/8 का। कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान ये कितना होता है, तो 1/8 का, यानी कि 12.5% का। यानी कि एक कोने पर जो इस तरह से 8 कोने मिलेंगे तो एक परमाणु का योगदान होगा। तो यहाँ पे क्या केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का जो योगदान होता है वो कितना होता है, तो 100%, यानी कि वहाँ पर एक परमाणु होगा। फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/2, यानी कि 2 फलकों को मिलाएंगे तो एक परमाणु या अणु की रचना होगी। उसी तरह से कोनों पर तो 1/8, भुजा पर तो 1/4 का योगदान होता है। ये बातें जो है आपको याद रखनी है। और आगे जो है हम इसके बारे में जो शुरू किए मूल इकाई सेल और इसके प्रकारों को, इकाई सेल के प्रकारों को जो है अगले पार्ट में क्लियर करवाएंगे। यहाँ तक इतना ही रहने देते हैं और आप जो है तैयारी करते रहिए, हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए और मन लगा करके पढ़िए। आगे के बोर्ड एग्ज़ाम में आप ज़रूर अच्छा करेंगे, 85% से भी अधिक नंबर आप ला सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जो है दूसरों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।